15 साल की उम्र में जब खेलने घूमने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी लड़कियां 11-12 वर्ष की में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। मन ही मन तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम सिखाए वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोती रोती डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। सच मानो थोड़ा डर गई थी मैं उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है तो तैयार हो जाओ। रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, लेकिन सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम का सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर विनीत भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास ससुर के बीच। बीच बीच में विनीत चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारी हवेली वाले उस पेड़ को बंद रखते थे। पर मुझे ना जाने क्यों उसी पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निपटकर कुछ फुर्सत के फल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 17 की हो गई। विनीत की भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज विनीत वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, विनीत आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। विनीत भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी विनीत ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो विनीत का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की जिनमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। विनीत और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। विनीत मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे विनीत के हवाले करके वह इस दुनिया से चले गए। भीगी भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ विनीत का परिवार ही था। समय गुजरता गया और विनीत ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वह सरकारी वकील बन गई। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान से बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख खड़ा कर लिया। विनीत बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में। सासू माँ मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था यह शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी। सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी और लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन विनीत जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम विनीत की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा विनीत कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। विनीत, कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ गीता, मुझे सोने दो। विनीत, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? गीता, मैंने कहा ना सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं। तब सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ है और इधर तुम
परेशान हो गया हूँ मैं, मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, गीता ने विनीत के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा कौन है मेरा? गीता करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है, सारी रात यही सोचती रही कि शायद उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए। पर उसे कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही विनीत की दूसरी शादी जमुना से हो गई। जमुना विनीत की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी है। गीता, अपना सामान पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से जमुना इस कमरे में रहेगी विनीत के साथ। सासू माँ ने हाथ मलते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ? यह कमरा नहीं, यह मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो शादी करके घर में लाया था वही मेरा नहीं है, तो यह कमरा कैसा मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी और बोली, आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेली, बेसहारा। जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह मजबूत रह सकूंगी या फिर किसी कमजोर की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में पेड़ों की देखभाल करती थी। जमुना एक उलझी हुई सी लड़की है। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। विनीत पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर सासू माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जमुना के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे, और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब जमुना ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा, शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन दूर हो जाएगा। जमुना बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। आज सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी जमुना का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने विनीत से कहा कि जमुना को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर में हुए हैं और विनीत की वही पुरानी आदत की अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते थे। एक दिन जमुना की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलवाने भेजा। उन्होंने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने विनीत को यह सब बताया तो सासू माँ ने मुझे जमुना से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए जमुना पर। खैर, मुझे जमुना से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यूँ कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि सचमुच मेरी वजह से जमुना को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो जमुना के प्रसव का समय आ गया था। गांव की कुछ औरतें और दाइयों को बुलवाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने विनीत की तरफ देखा, वह बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैंने उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि जमुना की कमजोरी और खून की कमी के कारण वह जमुना को बचा नहीं पाई। बेटी को जन्म देते ही जमुना का देहांत हो गया। पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं। अब कैसे चलेगा मेरा वंश? सासू माँ का रोना सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध मुही बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुंह में आता था। ऐसा लगता जैसे मैं वह हूँ। मैंने उसे
कलेजे से लगाकर रखा, और जिनकी माँ नहीं होती वह बच्चे तो ज़्यादा ही समझदार होते हैं शायद। जरा भी परेशान नहीं करती थी वह, मुझे दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही चलता रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। विनीत अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और बेटी को खिलाते। मुझे भी विनीत को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था जमुना को गए हुए और बेटी को आए हुए। आज जमुना की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ गृह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली को शुद्ध करने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वह बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनुष्य पेड़ की वजह से इस घर में बैठा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उसे कटवा दो। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने विनीत की तरफ देखा। मुझे नहीं लगा कि वह मना करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर आए, पेड़ काटने आगे बढ़े, तो मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनीत करके लगी कि पेड़ को छोड़ दो। वह लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सर पत्थर से टकरा गया। सर से खून की धार निकल रही थी। यह देखकर कि विनीत से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहाँ से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश नहीं था। शायद डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और विनीत को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? विनीत ने पूछा। हाँ, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है? घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता यह माँ बनने वाली है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। मेरा 9 महीने मेरी सासू माँ ने बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने जमुना के समय की थी अब ना हो। बधाई हो, आपके पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वह खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वह उस आम के पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं कि फल मिलने की, पर हर चीज़ का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते।